तो हेलो स्टूडेंट्स, केसरिया कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? आशा है कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ये टेस्ट सीरीज जो T20 टेस्ट सीरीज है, टॉप 20 क्वेश्चन का ये वन शॉट क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज है। इसमें टारगेट में हम 5000 क्वेश्चन को रखे हैं, जिसमें रेलवे, एसएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, जीडी और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम जो भी आप देते हैं, जिसकी तैयारी करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बेनिफिट होने वाला है। उनको बेनिफिट जरूर मिलेगा। वीडियो को स्किप करके ना देखिएगा। और इसमें जितना भी हम कंटेंट को जोड़े हैं वो हर एक कंटेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो कि ट्रेंड में रहता है क्वेश्चन। उसी क्वेश्चन को हम बार बार देने का प्रयास करते हैं और उससे ज़्यादा है कि जितना का क्वेश्चन नहीं है उससे ज़्यादा हम सॉल्यूशन करके आपको देने का प्रयास करते हैं। इससे वन लीनियर क्वेश्चन में हम जिस तरीका का सॉल्यूशन करते हैं वो अगर आप देखते भी रहिएगा वीडियो में, तो निश्चित तौर पर आपको एक कॉन्फिडेंस जीके और जीएस में ज़रूर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन के थ्रू हम हर चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम चलते हैं केसरिया कंपटीशन क्लास का। इसके पहले आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जब आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचे। इसको शेयर कर दिया कीजिएगा ताकि और स्टूडेंट्स को भी इससे फ़ायदा हो सके और केसरिया कंपटीशन क्लास आगे बढ़ सके, इसका परिवार बड़ा हो सके, विशाल हो सके। तो आपकी आशा और उम्मीदों के मुताबिक चलते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, शेर की दहाड़ और मच्छर की भिनभिनाहट में तारतम्य किसका अधिक होता है? तो देखेंगे, तारतम्य ध्वनि का एक लक्षण होता है। तारतम्य जो होता है वो ध्वनि का एक लक्षण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर? ध्वनि के 3 लक्षण होते हैं, जिसमें तीव्रता या प्रबलता जिसे लाउडनेस कहा जाता है, दूसरा होता है तारतम्य यानी पिच जिसे आवृत्ति पर निर्भर करता है जो, और तीसरा होता है गुणता यानी क्वालिटी। तो देख लेते हैं ध्वनि के बारे में। सबसे पहले ध्वनि के बारे में बेसिक चीजों को देख लेते हैं। ध्वनि, क्लियर? ध्वनि के अध्ययन का जो विषय होता है उसे हम एकॉस्टिक्स, हिंदी में ध्वनिक, एकॉस्टिक्स यानी ध्वनिक कहते हैं इसके अध्ययन को। ध्वनि जो होता है वो एक अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण होता है, अनुदैर्ध्य तरंग का एक उदाहरण होता है। और ध्वनि की चाल को, जैसे प्रकाश की चाल को सबसे पहले रोमर ने मापा था, ठीक उसी प्रकार से ध्वनि की चाल को सबसे पहले न्यूटन नामक विद्वान के द्वारा मापा गया था। न्यूटन ने ही बताया था कि ध्वनि अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। अतः इसकी चाल को सबसे पहले नापा था किसने? न्यूटन नामक विद्वान ने इसे मापा था। इन्होंने ही बताया था कि ध्वनि की चाल नॉर्मली, साधारणतः हवा में 332 मीटर पर सेकेंड होती है। क्लियर? और ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा कहाँ होती है? सबसे अधिक चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। क्लियर है? इतनी बात ध्वनि का बेसिक चीज था। कुछ विशेष चीजों को ध्वनि के बारे में देख लेते हैं। तो जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वैसे स्थिति में क्या परिवर्तन होता है और क्या अपरिवर्तन रहता है? तो जब ध्वनि एक माध्यम, पहला माध्यम, और ये रहा दूसरा माध्यम, मीडियम। क्लियर? पहला माध्यम और दूसरा माध्यम। तो जब ध्वनि पहले से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये जो चाल होता है, चाल और तरंग दैर्ध्य, चाल और तरंग दैर्ध्य दूसरा माध्यम में जब जाता है तो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। लेकिन ध्वनि जो होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये आवृत्ति जो होता है, आवृत्ति जो होता है वह चेंज नहीं होता है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ध्वनि तो आवृत्ति चेंज नहीं होता है, चाल और तरंग दैर्ध्य चेंज हो जाता है। क्लियर? अब चाल पर दाब का प्रभाव पड़ता है या नहीं? तो ध्वनि के चाल पर, ध्वनि के चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर? माध्यम का ताप, दूसरी बात, माध्यम का ताप जब बढ़ जाता है तो ध्वनि का चाल बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर
ताप बढ़ने पर चाल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर, बढ़ जाता है। और यह बढ़ता है कैसे, तो प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप में जब वृद्धि होगी तो ध्वनि की चाल उस माध्यम में 0.61 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है। आर्द्रता बढ़ने पर चाल बढ़ती है। चौथी बात, आर्द्रता बढ़ने पर चाल क्या होती है, बढ़ती है। क्लियर, इतनी बातों को आप ध्वनि के बारे में याद रखेंगे। निश्चित तौर पर ध्वनि से किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। इसके अलावा देख लेते हैं, ध्वनि का 3 लक्षण होता है। पहला होता है तीव्रता या प्रबलता जिसे कहा जाता है, और इसे अंग्रेजी में लाउडनेस कहा जाता है। तीव्रता या प्रबलता का मात्रक जो ध्वनि का होता है वह फोन होता है, और इसका गुण होता है तीव्रता के कारण ही या ध्वनि के प्रबलता गुण के कारण ही तेज सुनाई देती है कोई ध्वनि या मंद सुनाई देती है। क्लियर, थोड़ा सा यहां पर लिख लेंगे प्रबलता। प्रबलता दूसरा लक्षण होता है तारत्व यानी पिच कहते हैं अंग्रेजी में, और तीसरा जो होता है वह होता है गुणता। गुणता यानी क्वालिटी होता है, क्वालिटी, पिच, और प्रबलता यानी लाउडनेस होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत? लाउडनेस यानी प्रबलता जो होता है उससे क्या ज्ञात होता है, तो कोई भी ध्वनि या तो तेज सुनाई देगी या फिर मंद सुनाई देगी। क्लियर, पिच यानी तारत्व के कारण क्या होता है, तो यह तारत्व जो होता है वह आवृत्ति पर निर्भर करती है। कहने का मतलब है आवृत्ति बढ़ेगा तो तारत्व भी बढ़ेगा, आवृत्ति घटेगी तो तारत्व भी घटता है। अब यह तारत्व गुण के कारण कोई भी आवाज यानी ध्वनि या तो मोटी सुनाई देगी या तो श्रील यानी पतली सुनाई देगी, जिसके कारण ही कहा जाता है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों का आवाज मोटा होता है। क्यों मोटा होता है, क्योंकि इसका पिच जो होता है वह कम होता है, जिसके कारण से मोटा सुनाई देता है, आवाज ग्रैब सुनाई देता है। और महिला का जो तारत्व होता है, पिच जो होता है वह अधिक होता है, जिसके कारण से पतली यानी श्रील सुनाई देती है। ध्वनि के गुणता के कारण क्या होता है भाई, तो ध्वनि के गुणता के कारण कोई भी आवाज को पहचानने में हमें मदद मिलती है कि यह अपनों की ही आवाज है यानी ध्वनि है। तो समान प्रबलता एवं समान तारत्व की ध्वनि में अंतर स्पष्ट करने की प्रवृत्ति जो होती है वो ध्वनि के गुणता के लक्षण के कारण ही संभव हो पाता है। क्लियर है, तो शेर की दहाड़ और मच्छर की भिनभिनाहट या भनभनाहट में किसका तारत्व अधिक होता है, तो मच्छर के भिनभिनाहट का तारत्व जो होता है वह अधिक होता है, जिसके कारण से वह श्रील सुनाई देती है, पतली सुनाई देती है, जबकि शेर की दहाड़ अधिक तेज सुनाई देती है। इसका कारण क्या होता है भाई, ग्रैब होता है, मोटा होता है, जिसके कारण से इसका तारत्व कम होता है, इसका तारत्व कम होता है, और इसका तारत्व अधिक होता है, जिसके कारण से श्रील सुनाई देती है, पतली सुनाई देती है। क्लियर है। आगे, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था, तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 ईस्वी में। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। अब देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट था क्या था रेगुलेटिंग एक्ट, तो इसके तहत रेगुलेटिंग एक्ट के तहत काम क्या हुआ था, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहली बात, बंगाल के गवर्नर पद को गवर्नर जनरल पद बना दिया गया। क्लियर, गवर्नर था बंगाल का, अब गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसके तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर भी थे। क्लियर, अब यही जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी पारित हुआ, इसी के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। सन 1774 ईस्वी में 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में क्या सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। क्लियर है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 4 न्यायाधीश थे।
बंगाल के कलकत्ता के पहले गवर्नर जनरल, जो सुप्रीम कोर्ट के पहले गवर्नर जनरल थे, वह सर एलिजाह इम्पे थे। इसके अलावा अन्य 3 न्यायाधीश जो चैम्बर्स, लेमेंस्टर और हाइड को जाना जाता है। देखेंगे तो इसमें और भी कुछ प्रावधान रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया था। तो कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने का अधिकार, कंपनी का जो भी कर्मचारी था इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वह निजी व्यापार भारत में अब नहीं कर सकता था। कोई भी भारतीय से वह किसी भी प्रकार का उपहार तथा रिश्वत नहीं ले सकता था। यह रेगुलेटिंग एक्ट में नियम बनाया गया था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशन को लाइक जरूर करते चलिएगा, केवल वीडियो को देख के स्किप ना कीजिएगा। और आपसे तो आशा है, उम्मीद है, विश्वास है कि वीडियो को स्किप करके तो ना देखिएगा, क्योंकि निश्चित तौर पर आपको आगे के आने वाले एग्जाम में, या जो एग्जाम वर्तमान समय में ग्रुप डी का हो रहा है, निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट मिलेगा। निम्न भौतिक गुणधर्मों वाला परंतु समान रासायनिक गुणधर्मों वाला तत्व क्या कहलाता है? एलोट्रॉप्स कहलाता है, यानी अपरूप कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अपरूप कहा जाता है उसे। जैसे अब देखेंगे भौतिक गुणधर्म समान होना चाहिए, भौतिक गुणधर्म भिन्न हो जाना चाहिए, लेकिन समान रासायनिक गुणधर्म होना चाहिए। गुणधर्म रासायनिक रूप से समान होना चाहिए, लेकिन भौतिक रूप से अलग होना चाहिए। जैसे कार्बन, अब कार्बन के अपरूप कैगो? हीरा और ग्रेफाइट, दो ही गो है। अब देखेंगे भौतिक रूप से कार्बन जो है, दोनों ही कार्बन का अपरूप है। हीरा जो है वह भौतिक रूप से इसको देखेंगे तो कठोर होता है, और ग्रेफाइट मुलायम होता है। क्लियर है? तो भौतिक रूप से भिन्न हो गया कि नहीं हो गया? हीरा कठोर हो गया और ग्रेफाइट मुलायम हो गया। तो देखेंगे तो भौतिक गुणधर्म दोनों का अलग हो गया, परंतु रासायनिक गुणधर्म जो होता है वो समान होता है। इसी को अपरूप कहा जाता है। क्लियर? आगे, होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया था? होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कब किया गया था? तो होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम, पहली बार होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 ईस्वी में, 28 अप्रैल 1916 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 28 अप्रैल 1916 ईस्वी में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या बनाया गया? स्वशासन। स्वशासन को इसका उद्देश्य बनाया गया था। और इसकी स्थापना कहां की गई थी? पूना में इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसी के बारे में। बाद में इस होम रूल लीग की स्थापना सितंबर उसी वर्ष 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा कहां किया गया? एनी बेसेंट के द्वारा तो मद्रास में। एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में इस होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। मद्रास में जब इसकी स्थापना किया गया तो इसके सचिव जो बनाए गए, क्वेश्चन पूछता है, जो सचिव बनाए गए जॉर्ज अरुंडेल, सचिव जॉर्ज अरुंडेल को बनाया गया था। क्लियर है? और इसके पहले अध्यक्ष, होम रूल लीग आंदोलन के पहले अध्यक्ष याद रखेंगे, पहले अध्यक्ष के तौर पर याद रखेंगे जोसेफ बपिस्टा। क्लियर? जोसेफ बपिस्टा को बनाया गया था, जिन्हें काका के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात होम रूल लीग आंदोलन के बारे में जरूर याद रखेंगे। आगे है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो नोबेल पुरस्कार प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिल गया था कल्याणकारी अर्थशास्त्र में। कल्याणकारी अर्थशास्त्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था?
98 का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। थोड़ा सा नोबेल पुरस्कार के बारे में अगर जान लेते हैं तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। इसकी शुरुआत 1901 ईस्वी में इस अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किया गया था। क्लियर? क्यों किए थे भाई? तो इन्होंने 1867 ईस्वी में डायनामाइट, इनके किस लिए जाना जाता है? अल्फ्रेड नोबेल को 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज करने के लिए अल्फ्रेड नोबेल को जाना जाता है। क्लियर है? इनका जन्म जो हुआ था वो 1833 ईस्वी में स्वीडन, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। स्वीडन के स्टॉकहोम में इनका जन्म हुआ था। देखेंगे तो नोबेल पुरस्कार जो है यह कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। उसमें किसको किसको शामिल किया जाता है? भौतिक, रसायन, चिकित्सा, इसके अलावा शांति, इसके अलावा अर्थशास्त्र, इसके अलावा साहित्य। यही 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। हालांकि शुरुआत में 5 क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार बाद में जाके 1967 ईस्वी से प्रदान किया जाने लगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। भारत के किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक होता है गंगा नदी का। गंगा नदी का होता है। अब गंगा नदी जो है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के केदारनाथ के गंगोत्री हिमानी से जाके यह गंगा नदी निकलती है। लेकिन जहां इसका उद्गम स्थल होता है वहां इसे गंगा नहीं कहा जाता है, जबकि इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और यह भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में आता है, देवप्रयाग में चला आता है, तो यह अलकनंदा नदी किसके साथ? अलकनंदा नदी के साथ मिलके भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी दोनों जब देवप्रयाग में आके मिलता है तब यहां से दोनों की संयुक्त धारा गंगा के नाम से जानी जाती है। क्लियर है? अब देखेंगे गंगा की कुल लंबाई की अगर बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर कुल लंबाई भारत में गंगा नदी की है। अगर देखा जाए गंगा नदी का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, यानी राष्ट्रीय मान्यता कब मिला था, तो 2012 ईस्वी में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 1912 ईस्वी में। देखा जाए तो गंगा नदी का प्रवेश द्वार भारत में जो है, प्रवेश द्वार भारत में सबसे पहली बार मैदानी भाग हरिद्वार में गंगा सबसे पहली बार आता है। और हरिद्वार से यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और यह पद्मा नदी जो है वो बांग्लादेश में ही ब्रह्मपुत्रा नदी को जाना जाता है ब्रह्मपुत्रा नदी को जमुना। इन दोनों की संयुक्त धारा जब मिल जाती है तब बांग्लादेश में ही मेघना कहलाती है। दोनों की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है और मेघना के नाम से ही यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्लियर है? आगे देखेंगे विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन बन गया है? पहला कार्बन मुक्त तो कोपेनहेगन पहला कार्बन मुक्त शहर बन गया है विश्व का। देखेंगे तो कार्बन पर टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश फिनलैंड। टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? फिनलैंड है।
कब टैक्स लगाया था? 1990 ईस्वी में। एक एक टर्म को ध्यान रखेंगे। विश्व का पहला देश है जो कार्बन उत्सर्जन पर टैक्स लगाया था, और कब लगाया? 1990 ईस्वी में फिनलैंड लगाया था। क्लियर? देश का पहला कार्बन मुक्त राज्य। अब देश के बारे में राज्य पूछ देगा। राज्य जो पहला कार्बन मुक्त, यानी कोई भी कार्बन का उत्सर्जन नहीं करता है, वह कौन सा राज्य है भारत में? तो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। वीडियो को जितना गौर से और जितना ध्यान से सुनेंगे निश्चित तौर पर उतना ही सफलता मिलेगा, इसलिए इसको स्किप करके नहीं देखिए। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितना रिलेटेड क्वेश्चन आएगा हम सारा चीज बताएंगे इसमें। तो राज्य भारत में कौन सा है जो कार्बन मुक्त बना है? वो है हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा याद रखेंगे सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन वाला देश, सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जक देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा विश्व में कार्बन का उत्सर्जन चीन के द्वारा किया जाता है, दूसरा यूएसए के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगणना महानिबंधक पद का सृजन किस वर्ष किया गया था? 1949 ईस्वी में सृजन किया गया था इस पद का। आगे, नासिक के जैक्सन हत्याकांड का कौन प्रमुख अभियुक्त था जिसे फांसी की सजा दी गई थी? तो नासिक के जैक्सन की हत्या जो किया था वह किया था अनंत लक्ष्मण कनहरे। अनंत लक्ष्मण कनहरे के द्वारा किया गया था। क्लियर है? अब देखेंगे कि ये क्यों किए थे हत्या। तो जिलाधिकारी जो नासिक का जिलाधिकारी था, नासिक का जिलाधिकारी को अनंत कनहरे ने गोली मार दी थी। क्यों गोली मारा था? तो इसका कारण था कि 1919 ईस्वी में, कब? 1909 ईस्वी, 1919 ने 1909 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक लेख लिखने के कारण गणेश सावरकर को आजीवन कारावास दे दिया गया था। आजीवन कारावास हुआ था। क्यों कारावास हुआ? तो ब्रिटिश के खिलाफ इन्होंने लेख लिखा था जिसके कारण से आजीवन कारावास गणेश सावरकर को दे दिया गया था, जिसके कारण से बाकी सभी क्रांतिकारी उग्र हो गए थे, और उसी क्रांतिकारी में से शामिल थे लक्ष्मण कनहरे। क्लियर? और इन्होंने ही 1909 ईस्वी में इस नासिक के न्यायाधीश को गोली मार दिया था। जैक्सन था, इसको गोली मार दिया था। बाद में यह कनहरे पकड़े गए और पकड़कर इनको बाद में फांसी की सजा 18 वर्ष की अवस्था में, महज 18 वर्ष की अवस्था में ही फांसी की सजा दे दिया गया था। उस समय यह कितने वर्ष के थे? तो 18 वर्ष के ही थे जब इनको फांसी की सजा दिया गया था। अनंत कनहरे का जन्म जो हुआ था 1891 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था? इंदौर। इंदौर कहां है? एमपी में है। क्लियर? आगे है, असगरी बाई का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ध्रुपद गायन से है। ध्रुपद गायन से असगरी बाई का संबंध है। आगे है, वंश परंपरा तथा विकास किसके द्वारा तय किया जाता है? तो वंश परंपरा और विकास जो है उसका, वो जीन के द्वारा तय किया जाता है। जीन जो होता है। अब देखेंगे कोशिका के वंश परंपरा की शुरुआत या कोशिका के वंश परंपरा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? कोशिका के वंश परंपरा का सिद्धांत बिरचाऊ नामक विद्वान ने दिया था, जब इन्होंने कोशिका का विभाजन यानी सेल डिवीजन की खोज किया था, कोशिका विभाजन की खोज किया था। आगे, महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सम्राज्ञी घोषित की गई थी? महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष? तो याद रखेंगे महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी सन 1877 ईस्वी में भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था, या इसे ही आप कह सकते कैसर
ए हिंद सम्राज्ञी को आप क्या कह सकते हैं, कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इस सम्मान को देने के लिए किस दरबार का आयोजन हुआ था, तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और यह घटना कब घटी थी, लॉर्ड लिटन के समय में यह घटना घटित हुई थी। यानी महारानी विक्टोरिया को सम्राज्ञी बनाया गया, या कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था 1 जनवरी 1877 ईस्वी को। उस समय लॉर्ड लिटन भारत के गवर्नर जनरल थे और इसके लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। यह जो सम्राज्ञी घोषित किया गया था वो शाही उपाधि अधिनियम किसके तहत, शाही उपाधि अधिनियम के तहत, शाही उपाधि अधिनियम के तहत यह लागू किया गया था। और यह शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी में लागू किया गया था। क्लियर है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन पूछेगा कि महारानी विक्टोरिया को किस अधिनियम के तहत भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था, तो शाही उपाधि अधिनियम के तहत 1876 ईस्वी में घोषित किया गया था। और 1 जनवरी 1877 ईस्वी को कैसरे हिंद या सम्राज्ञी के रूप में जाना गया था। क्लियर, लॉर्ड लिटन का शासनकाल था, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। 0 डिग्री पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 0 डिग्री पर वायु में ध्वनि की चाल अभी बताए कि जब 0 डिग्री होगा तो 332 मीटर पर सेकेंड, साधारण रूप से 332 मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन जैसे जैसे वायु में तापमान बढ़ेगा, ताप बढ़ने पर ध्वनि के चाल में भी वृद्धि हो जाती है और प्रति 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होने पर ध्वनि की चाल में 0.61 मीटर पर सेकेंड की दर से वृद्धि हो जाती है। क्लियर है, इसका मतलब है कि ध्वनि की चाल तापमान पर निर्भर करती है। तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा तो 0.61 मीटर पर सेकेंड की वृद्धि हो जाएगी चाल में। आगे, किसे भारत में राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक के रूप में माना जाता है, तो भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय ने पहली 1821 ईस्वी में साप्ताहिक पत्र निकाला। क्या निकाला, साप्ताहिक पत्र निकाला। उसका नाम था संवाद कौमुदी। क्लियर, साप्ताहिक पत्र निकाला संवाद कौमुदी। और बाद में 1822 ईस्वी में, बाद में क्या, 1822 ईस्वी में इन्होंने फारसी पत्र निकाला जिसका नाम मिरात उल अखबार। फारसी पत्र 1822 ईस्वी मिरात उल अखबार को निकाला था। यही कारण है कि इन्हें भारत में राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक माना जाता है। अगर देखा जाए राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में, नेशनल प्रेस डे के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत? इसके अलावा थोड़ी सी बात और ध्यान रखेंगे कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? पहला समाचार पत्र कौन था? तो पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट। द बंगाल गजट था किसके द्वारा? जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। कब? तो 1780 ईस्वी में निकाला गया था। क्लियर? आगे, विंध्यवासिनी देवी का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भोजपुरी लोक गीत गायिका थी। भोजपुरी लोक गीत
गायिका। भोजपुरी का कोकिला के नाम से भी विंध्यवासिनी देवी को जाना जाता है। इनका जन्म 5 मार्च 1920 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर। बीएसएससी के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विंध्यवासिनी देवी भोजपुरी लोकगीत गायिका, और इसे भोजपुरी में स्वर कोकिला के नाम से, भोजपुरी कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ था और 5 मार्च 1920 ईस्वी को इनका जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ था। क्लियर है? भोजपुरी लोकगीत से यह संबंधित है। आगे है, वे 2 ग्रह जिनके कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं। तो 2 उपग्रह हैं, वह है बुध और शुक्र, बुध एवं शुक्र। अब देखेंगे बुध जो है और शुक्र दोनों सूर्य से दूरी के अनुसार, पहला ग्रह बुध, दूसरा शुक्र, उसके बाद कौन सा आता है? पृथ्वी आता है। उसके बाद कौन आता है? मंगल। उसके बाद बृहस्पति। उसके बाद कौन? शनि। उसके बाद अरुण, और उसके बाद वरुण ग्रह आता है। क्लियर? तो पृथ्वी के उपग्रह की संख्या तो 1, मंगल के उपग्रह की संख्या 2, बृहस्पति के उपग्रह की संख्या 79 और शनि के उपग्रहों की संख्या 82 और अरुण के उपग्रहों की कुल संख्या जो है वह 27 और वरुण के उपग्रहों की कुल संख्या 13 है। क्लियर? सभी सैटेलाइट है, उपग्रह है, चांद है सभी का। क्लियर? और बुध और शुक्र का कोई भी अपना उपग्रह नहीं होता है। क्लियर? बुध के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे। तो बुध सबसे तीव्रतम ग्रह होता है। कारण क्या होता है? तो यह अपने सूर्य की परिक्रमा, बुध को सबसे तीव्रतम ग्रह, फास्टेस्ट प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह सूर्य की परिक्रमा महज 28 दिन में पूरा कर लेता है, जो सबसे ब्रह्मांड में सबसे फास्ट है। मात्र 28 दिन में यह सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, यानी परिक्रमण काल 28 दिन का है। जबकि इसका परिभ्रमण काल जो है वो 58 दिन, यानी अपने अक्ष पर रहते हुए यह 58 दिन में एक अक्ष को पूरा करता है। देखा जाए तो बुध पर दिन के समय सूर्य की स्थिति जो होता है वो 420 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और रात के समय -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी बुध के बारे में अगर पूछे क्वेश्चन कि बुध पर दिन और रात के समय तापमान में कितना का अंतर होता है, तो अंतर बराबर हो जाएगा 600 डिग्री सेल्सियस तापमान में अंतर होता है। बुध पर उल्का द्वारा निर्मित क्रेटर है, प्रसिद्ध क्रेटर है ब्रह्मांड में, जिसे कोलोरिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? और अध्ययन उपग्रह जो है बुध के लिए भेजा गया, बुध को अध्ययन करने के लिए, बुध के अध्ययन करने के लिए जो उपग्रह, मानव निर्मित उपग्रह भेजा गया वो मैरीनर है। कौन सा है? मैरीनर उपग्रह बुध के अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। क्लियर? अब शुक्र के बारे में थोड़ा सा जानकारी। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। किसको? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। क्लियर? पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। इसके परिक्रमण की बात कर लें तो 224 दिन का परिक्रमण होता है, यानी सूर्य की परिक्रमा 224 दिन में लगाता है, जबकि अपने अक्ष की परिक्रमा यह लगाता है 243 दिन में, यानी परिभ्रमण काल 243 दिन का होता है। अगर देखा जाए तो इसी शुक्र पर SO2 का बादल छाया हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड का बादल छाया हुआ है, जिसके कारण से सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरण को यह अवशोषित कर लेता है SO2 के कारण, जिसके कारण से सबसे ज्यादा यह गर्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र को सौंदर्य का देवता, सौंदर्य का देवता, सूर्य को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। और सूर्य की सर्वोच्च चोटी जो है, शुक्र की सर्वोच्च चोटी जो है, शुक्र की सर्वोच्च चोटी जो है वह मैक्सवेल है। और यह शुक्र ऐसा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करता है, जिसके कारण से परिभ्रमण पूर्व से पश्चिम की ओर करता है, जिसके कारण से सूर्योदय यहाँ पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूरब दिशा में होता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अमेरिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो अमेरिका की खोज किया गया था कोलंबस। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस
अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस नामक विद्वान के द्वारा 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को किया गया था। लेकिन बात किया जाए कि अमेरिका का नाम जो रखाया है वह अमेरिगो वेस्पुसी नामक एक यात्री के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका रखाया है। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे चलते। प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन था? R.A. गोपाल स्वामी। R.A. गोपाल स्वामी प्रथम रजिस्ट्रार जनरल थे। आगे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था? MMM मदन मोहन मालवीय के द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। और यह किया गया था कब? 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। देखा जाए तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय था, या वर्तमान समय में है। क्लियर? आगे है, भानु भारतीय किस क्षेत्र से संबंधित होता है? भानु भारतीय किस क्षेत्र से संबंधित होता है? भानु भारतीय किस क्षेत्र से संबंधित होता है? क्वेश्चन नंबर 20 है, भानु भारतीय का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? क्लियर? भानु भारती का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 में है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय 1916 ईस्वी में वाराणसी में हुआ। भानु भारती का संबंध किस क्षेत्र में है? तो ये फिल्मी डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर है, ये थिएटर के डायरेक्टर के रूप में, ये डायरेक्टर पद से या कहेंगे निर्माता के रूप में इनको भानु भारती को जाना जाता है। क्लियर है? तो आज टॉप 20 यानी T20 क्वेश्चन का ये सीरीज जो है वो समाप्त होता है। और इस वीडियो को स्किप करके ना देखे कि क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। चलिए आज की सेवा को देते हैं विराम। केसरिया कंपटीशन क्लास आपकी जीवन यात्रा को शुभकामना देता है, आपके एग्जाम को शुभकामना देता है, आपकी तैयारी को शुभकामना देता है। आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा अपनों से बड़ों का सम्मान कीजिए। और इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि अपने घर में देवता समान माता पिता की हमेशा सम्मान कीजिए।